हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन पर। यहाँ पर मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे जो अपने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको वर्षा के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था। एक भाग था एक भाग था अर्ध शुष्क मरुस्थल और दूसरा भाग था कौन सा जो पश्चिमी पश्चिमी एरिया में है राजस्थान के, उसका नाम था शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल। उस एक भाग जो था शुष्क मरुस्थल उसको हम विस्तार से पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। वर्षा के आधार पर डिवीजन किया था। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसकी सीमा का निर्धारण कौन करता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, और एक करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वाली किस सीमा का, पश्चिमी सीमा का, और 50 सेंटीमीटर वाली पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। अब आगे चल के क्या करा, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसकी जो धरातल की बनावट है वो समान नहीं होने के कारण से क्या कर दिया, चार भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से चार भाग? एक तो है घग्गर का बेसिन। बेसिन क्या होता है? बेसिकली बेसिन वो होते हैं जो नदी द्वारा बनाए गए मैदान होते हैं, वो बेसिन होते हैं। वर्षा वर्षा के टाइम पे नदियाँ क्या होती है, बहुत भाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। और जैसे वर्षा खत्म होती है, वर्षा काल, नदियाँ जो है वापिस उनके जो मूल स्वरूप है अर्थात भाव क्षेत्र उसमें आ जाती है। तो जो जो एक्स्ट्रा वाला एरिया जो सूखा बच जाता है बरसात के बाद, जब नदियां मूल अपने भाव क्षेत्र में आती है तो ये क्या हो जाता है, मैदान बन जाते हैं। और ये मैदान कौन बनाती है? नदियां बनाती है। और ये नदियां द्वारा बनाया गया मैदान ही क्या होता है, बेसिन कहलाता है, ठीक है। तो इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार बेसिनों में, ये चार टाइप के ऊंचा उच्च के आधार पर बांट दिया। पहला है गग्गर बेसिन, दूसरा है कातली बेसिन, तीसरा है लूणी बेसिन, और फोर्थ नंबर का है नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इनको देखते हैं कि जो चारों टाइप है कौन कौन से। देखो, ये क्या है अपना शुष्क मरुस्थल, जिसको हमने पूरा विस्तार से पढ़ लिया। आज पढ़ रहे हम इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल को। वर्षा रेखा कौन सी है? ये तो है 25 सेंटीमीटर वाली, ये है 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा, ठीक है। एक भाग जो हमने डिवाइड किया अर्ध मरुस्थल को चार भागों में, पहला भाग तो दे दिया ये वाला, क्योंकि ये क्या है, घग्गर नदी का बाहु क्षेत्र है। और साहस और IGNP जो इंदिरा गांधी नहर है, इन दोनों को मिला के जो सबसे ज्यादा सिंचित एरिया बनता है राजस्थान का, वो यही एरिया बनता है, घग्गर का बेसिन, ठीक है। दूसरा वाला डिवीजन हमने किया कौन सा, ये वाला। इस वाले डिवीजन को हमने क्या नाम दिया? इस वाले डिवीजन को हमने क्या नाम दिया? इस वाले डिवीजन को हमने नाम दिया कातली बेसिन, ठीक है। ये रहा, ये कातली बेसिन हमने किसका नाम दिया? ये तो था अपना ऊपर वाला घग्गर बेसिन, और ये वाला है अपना सेकंड नंबर वाला कातली बेसिन, क्योंकि यहाँ पर कातली नदी का क्या है, बाहु क्षेत्र है, ठीक है। जो तीसरा नंबर का डिवीजन है वो किया ये वाला। जो तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर आती है अपनी नागौरी उच्च भूमि, और फोर्थ नंबर पे है लूणी बेसिन। इन चार भागों में बेसिकली अर्ध शुष्क मरुस्थल को डिवाइड कर दिया। अब इन चारों भागों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो भाग आता है अपना, वो आता है घग्गर का बेसिन, ठीक है। बताया था घग्गर का बेसिन कहाँ पर है, ये वाला एरिया, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया। नदी कौन सी बहती है यहाँ? घग्गर नदी। और इसी नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा, घग्गर बेसिन, ठीक है। इस वाले एरिया में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पर सेम की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। सिंचाई अच्छी होती है इसलिए रसदार फलों का उत्पादन होता है। सिंचाई अच्छी होती है इसलिए गेहूं या चावल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आगे चले तो दूसरा हम देखेंगे कातली बेसिन के बारे में। तो कातली बेसिन के बारे में देखते हैं। ये दूसरा पार्ट डिवाइड किया हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल को कातली बेसिन में, ठीक है। कातली बेसिन किसके द्वारा बनाया गया? कातली नदी के कारण, क्योंकि कातली नदी का बाहु क्षेत्र ऐसे ही इधर, ठीक है। और यह इसमें कौन कौन से जिले पड़ते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, बेसिकली शेखावाटी एरिया, ठीक है। इस शेखावाटी एरिया को कातली बेसिन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि खरीफ की फसल का उत्पादन होता है और सिंचाई के द्वारा भी रबी की फसल का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला जो अपना डिवीजन है किसका, अर्ध शुष्क मरुस्थल का, वो है नागौरी उच्च भूमि। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, नागौर पाली, ठीक है। नागौर तो आएगा इसी नाम से, सबसे ज्यादा नागौर में है, ठीक है। ये है अपना तीसरा डिवीजन, ठीक है। सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित एरिया यही है, कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल का नागौरी उच्च भूमि वाला, ठीक है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अर्थात बांकी हो जाती है।
और वह क्षेत्र जहाँ फ्लोरोसिस रोगियों की संख्या अधिक है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी या बाकी पट्टी कहते हैं। और ये इस क्षेत्र में कौन सी पट्टी पाई जाती है? कुबड़ पट्टी, बाकी पट्टी पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक? ये देखो, यहाँ पर है नागौर, नागौर से ये अजमेर तक ये रही। ठीक है, कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी, बाकी पट्टी। क्या होती है? ये नाम संज्ञा दी गई है उस स्थान को जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लोरोसिस के रोगी है। फ्लोरोसिस के रोगी क्या होते हैं? जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। किस कारण होती है फ्लोरोसिस रोग के कारण? किस कारण होता है रोग? फ्लोराइड पानी पीने से। फ्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर है? इसी नागौर भूमि में। फ्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि मरुस्थल में जो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। जब वहाँ पर बारिश का पानी या जो कृत्रिम तरीके से पानी इकट्ठा होता है उस पानी में क्या मिल जाता है? फ्लोराइड मिल जाता है। इसलिए पानी क्या होता है? खारा हो जाता है। और सर्वाधिक फ्लोराइड वाला जो प्रभावी क्षेत्र है वो ये नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की समस्या किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की समस्या अर्ध शुष्क मरुस्थल के नागौरी उच्च भूमि वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगला जो आखिरी जो अपना डिवीजन था अर्ध शुष्क मरुस्थल का वो था लूनी बेसिन। उसके बारे में देखते हैं। तो ये रहा अपना लूनी बेसिन। ठीक है, फोर्थ वाला। कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जालौर, पाली क्षेत्र। ये फोर्थ वाला लूनी बेसिन। यहाँ पर बहती है कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, बह रही है लूनी नदी। इस बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, अर्थात गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। किसको? लूनी बेसिन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या देखते हैं? अपन देखते हैं धरातल के आधार पर जो पश्चिमी मरुस्थल का जो अपने विभाजन किया था उसको देख लेते हैं। क्योंकि पहले बता दिया मैंने रेग क्या होता है, इर्ग क्या होता है, हमादा क्या होता है। इर्ग क्या है? ऐसा क्षेत्र जो पूर्ण रूप से मरुस्थल है, अर्थात जहाँ पर बालू का स्तूप, टीले विले सहित सब कुछ है, उसको कहते हैं हम इर्ग। जहाँ पर हमादा रेग नहीं होती। रेग क्या होता है? कंकरीला यानी कि पथरीला मरुस्थल। हमादा क्या होता है? चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, अब एक चीज, जैसे ही अपने पहाड़ है या पर्वत है, ठीक है, जब वर्षा होती है तो इनके बीच का जो एरिया है वहां पर पानी इकट्ठा होकर क्या निर्माण होता है? झील का। उस झील को क्या कहते हैं? बालसन झील कहते हैं। ठीक है, बात करें हमादा। हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है, चट्टानी मरुस्थल मतलब जहां पर पहाड़ होते हैं। वो किस पहाड़ किससे बनते हैं? चट्टानों से बनते हैं। तो ऐसे मरुस्थल को चट्टानी मरुस्थल। और जहां पर छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं वहां पर कंकरीला मरुस्थल कहलाता है। उसको रेग कहते हैं और उसको हमादा कहते हैं, चट्टानी वाले को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हो ये क्या है? बालू का स्तूप है। ठीक है, बालू का स्तूप। इनके बीच वाली जो जगह है इसको क्या कहते हैं? मरहो कहते हैं। मरहो कहलाता है। बालू का स्तूपों के मध्य की नीची भूमि को मरहो कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। नंबर 2 का टाइप किसका? पश्चिमी मरुस्थल को जो दो भागों में बांटा था। पहला था शुष्क मरुस्थल जिसको महान मरुस्थल भी कहते हैं, उसको विस्तार से पढ़ा। दूसरा भाग था अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसको हमने 4 भागों में बांट दिया। गग्गर का बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, कातली नदी और लूनी बेसिन। ठीक है, उसको विस्तार से पढ़ लिया। इतना विस्तार से किसके बार कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ना आएगा। ठीक है, और इतना सफिशियंट है। अब जो अपनी अगली वीडियो है उसमें हम राजस्थान का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।